नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 16 जून और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। जेवर एयरपोर्ट और किसानों को मनाने की कहानी, राम मंदिर ट्रस्ट कर्मचारियों की संपत्ति पर सवाल, यूपी के 7 जिलों में गायब हुए 56 हथियार, AK-47 तक लापता, लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 1 की मौत, गूगल मैप की गलत जानकारी से नाले में गिरी कार, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब देना होगा ड्राइविंग टेस्ट, और 5 रिस्क स्कोर बताएंगे हार्ट अटैक का खतरा। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। राम मंदिर ट्रस्ट कर्मियों की संपत्ति पर उठे सवाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आरोपों के केंद्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ कर्मचारी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति और जीवन शैली में आए बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि ट्रस्ट से जुड़ने के बाद कुछ कर्मचारियों के पास 4 पहिया वाहन, आलीशान मकान, होटल और हॉस्टल जैसी संपत्तियां दिखाई देने लगी हैं। इस मुद्दे पर महंत कमल नयन दास ने भी प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ वर्ष पहले सामान्य जीवन जीने वाले लोगों की वर्तमान स्थिति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 7 जिलों से 56 हथियार गायब, जांच तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 से अब तक गायब हुए सरकारी और लाइसेंसी असलहों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। समीक्षा में गोरखपुर बस्ती परिक्षेत्र के 7 जिलों से 56 हथियार गायब होने की जानकारी सामने आई, जिनमें से 45 अब तक बरामद नहीं हो सके। गायब हथियारों में सर्विस रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन, राइफल और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। सबसे अधिक मामले सिद्धार्थनगर जिले से आए हैं। कई मामलों में जांच बंद कर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। अब सरकार पुराने मामलों की समीक्षा कर रही है और गायब हथियारों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। नाबालिग ड्राइविंग पर यूपी में सख्त नियम। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूपी पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, मद्यपान कर ड्राइविंग करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान तेज किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश के अनुसार पूरे राज्य में वीकेंड विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान बिना HSRP वाले वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न और हूटर का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और वैध लाइसेंस बनने तक यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नमामि गंगे से गंगा में प्रदूषण 60% कम। केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में गंगा नदी में पहुंचने वाले औद्योगिक प्रदूषण में करीब 60% तक की कमी दर्ज की गई है। सकल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से निकलने वाला जैविक ऑक्सीजन भार 26 टन प्रतिदिन से घटकर 10.75 टन प्रतिदिन रह गया है। अधिकारियों का कहना है कि सख्त निगरानी, अपशिष्ट उपचार परियोजनाओं और उद्योगों की जवाबदेही बढ़ाने से यह सुधार संभव हुआ है। गूगल मैप के भरोसे कार नाले में गिरी। हापुड़ में गूगल मैप के निर्देशों का पालन करना एक परिवार को भारी पड़ गया। मेरठ जाने के दौरान वैकल्पिक रास्ता तलाशते उनकी कार प्रीत विहार क्षेत्र में एक नाले में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में पूरा परिवार सवार था और सभी लोग वाहन के अंदर फंस गए। सूचना पर स्थानीय लोगों और राहत दल ने करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि मुख्य मार्ग पर मरम्मत कार्य के कारण यातायात बंद था, जिसके बाद चालक ने गूगल मैप के बताए रास्ते का उपयोग किया था। यूपी में 28,000 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के कुल 28,608 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत 7,068 कार्यकर्ती और 21,540 सहायिका पदों पर चयन होगा। भर्ती बिना लिखित परीक्षा के केवल मेरिट के आधार पर की जाएगी। आवेदन के लिए महिला उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। संबंधित ग्राम पंचायत, वार्ड या न्याय पंचायत की स्थानीय निवासी महिलाओं को ही पात्र माना जाएगा। चयन प्रक्रिया में विधवा, तलाकशुदा और BPL श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। DL नवीनीकरण के लिए देना होगा ऑटोमेटिक टेस्ट। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण ने ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यहां सेंसर और कैमरों की निगरानी में आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को पहले दस्तावेज सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर पैरेलल पार्किंग, चढ़ाई और रिवर्स ड्राइविंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खाने की बनी जमीन पर मस्जिद पर नोटिस।
मेरठ के खरखौंदा में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच के बाद मस्जिद प्रबंधन से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। अधिकारियों के अनुसार रिकॉर्ड में संबंधित भूमि ऐतिहासिक थाने की संपत्ति के रूप में दर्ज है। मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब मांगा गया है। मामले को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की है। प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से महिला की मौत। लखनऊ के नगराम क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और मलबा करीब 200 मीटर दूर तक जा गिरा। सूचना पर पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। शुरुआती जांच में फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा मानकों की कमी सामने आई है। हर ब्लॉक में होंगे 6 अकादमिक संसाधन विशेषज्ञ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए हर ब्लॉक में 6 अकादमिक रिसोर्स पर्सन तैनात किए जाएंगे। इसके तहत 4,956 शिक्षकों का चयन होगा। आवेदन के लिए कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी करनी आवश्यक होगी। चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 4,500 रुपये यात्रा भत्ता भी मिलेगा। 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को कैसे मनाया। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से जुड़े एक पुराने प्रसंग को साझा किया। एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान शुरुआती दौर में कई किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगातार संवाद, विश्वास और विकास की योजनाओं के जरिए किसानों को परियोजना के महत्व से अवगत कराया गया। उद्घाटन के अवसर पर 172 किसानों को पहली उड़ान से लखनऊ लाया गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। किसानों ने क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं के लिए सरकार का आभार भी जताया। 722 पेड़ कटने पर एनएसआई निदेशक सस्पेंड। कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट परिसर में बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने संस्थान की निदेशक प्रोफेसर सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई परिसर में 722 पेड़ों की कटाई को लेकर जांच की बात की गई। इससे पहले वन विभाग ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। निलंबन के बाद संस्थान के प्रशासनिक कार्यों को अतिरिक्त प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंपा गया है। करोड़ों की ठगी का आरोपी एयरपोर्ट से गिरफ्तार। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से करोड़ों रुपए की कथित ठगी करने वाले आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी विदेश भागने की कोशिश कर सकता है, जिसके चलते पहले ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि उसने ट्रेवल और ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लोगों से वीजा और नौकरी के नाम पर रकम वसूली, लेकिन उन्हें विदेश नहीं भेजा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को गोरखपुर लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आंधी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने तेज आंधी, भारी बारिश, बिजली गिरने की आशंका देखते हुए कई क्षेत्रों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रभावित इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के कई नए हिस्सों को कवर कर चुका है। अगले कुछ दिनों में मानसून के और विस्तार की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने नागरिकों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों को टोल छूट। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि देने वाले जेवर के किसानों को टोल टैक्स में छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संभावित गांव में अभियान चलाकर किसानों से आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के बाद टोल फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से किसान और भूस्वामी इस मांग को उठा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि देने वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। आईआईटी कानपुर के स्पेस स्टार्टअप को 10 करोड़ का फंड। आईआईटी कानपुर से जुड़े एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को उपग्रह प्रोपल्शन तकनीक विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। यह स्टार्टअप छोटे सैटेलाइट के लिए स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम विकसित कर रहा है। प्राप्त फंड का उपयोग फ्लाइट क्वालिफिकेशन और तकनीकी
परीक्षणों को पूरा करने में किया जाएगा। संस्थान के वैज्ञानिक और स्टार्टअप टीम अंतरिक्ष क्षेत्र में नई तकनीकों के व्यावसायिक उपयोग पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी और निजी अंतरिक्ष अनुसंधान को नई गति मिलेगी। लखनऊ, कानपुर और आगरा में बढ़ेगा मेट्रो नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत लखनऊ में 170 किलोमीटर, कानपुर में 83 किलोमीटर और आगरा में 89 किलोमीटर तक मेट्रो विस्तार का खाका तैयार किया जा रहा है। साथ ही मेट्रो स्टेशनों के आसपास पार्किंग सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त पार्किंग स्थलों की पहचान कर मल्टी लेवल पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन, डायलॉग में चर्चा। लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और सुशासन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और औद्योगिक सुधारों और निवेश को राज्य की प्रगति का मुख्य आधार बताया। चर्चा के दौरान एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, ओडीओपी और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश ने आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राम मंदिर जमीन खरीद पर नया आरोप। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 3 करोड़ मूल्य की नजूल भूमि को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सोशल मीडिया पर किए गए अपने बयान में उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं राज्य सरकार की एसआईटी पहले से ही राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही है। चढ़ावा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अंसारी ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर के लोगों को अपेक्षा है कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बढ़ी तल्खी। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को हराने वाले दलों को समर्थन दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश में अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलती है तो गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। नेताओं के इन बयानों के बाद विपक्षी खेमे में संभावित गठबंधन, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। 22 साल बाद कार चोर गिरोह का आरोपी गिरफ्तार। केरल पुलिस ने वाहन चोरी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले एक आरोपी को 22 वर्षों बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी उत्तर भारत के कई राज्यों से वाहन चोरी कर उन्हें फर्जी दस्तावेज के सहारे बेचता था। उसके खिलाफ केरल में कई पुराने मामले दर्ज हैं। एक मामले में जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लंबित वारंटों के आधार पर उसकी तलाश जारी थी। हालिया कार्रवाई में उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। तत्काल टिकट विवाद में युवक की पिटाई। देवरिया के भाटापारनी रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि लाइन में लगे एक युवक को कुछ लोगों ने खींचकर पीट दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी जवान के साथ भी हाथापाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सिपाही के साथ झड़प की और मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेलवे पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आगरा में खत्म होते कुएं और बढ़ता जा रहा जल संकट। कभी ऊंचे भूजल स्तर और पारंपरिक कुओं के लिए पहचान रखने वाला आगरा आज जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है। बढ़ते शहरीकरण, बोरवेल और सबमर्सिबल के बढ़ते उपयोग से भूजल स्तर लगातार नीचे पहुंचा दिया गया है। इसका असर शहर और गांवों की उन पारंपरिक कुओं पर पड़ा है जो कभी पेयजल का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार यमुना नदी के प्रदूषण, कुओं के रखरखाव में कमी और घर घर लग रहे आरओ सिस्टम से पानी की बढ़ती बर्बादी ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। कई पुराने कुएं अब गाद और मलबे से भरकर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जिससे जल संरक्षण की चिंता बढ़ गई है।
5 आसान जांचों से पता चलेगा हार्ट फेल होने का खतरा। दिल की गंभीर बीमारी हार्ट फेलियर का खतरा पहले से जानने के लिए किए गए अध्ययन में अहम जानकारी सामने आई है। SGPGI और तिरुवनंतपुरम के एक बड़े मेडिकल संस्थान के शोध में पाया गया कि 5 अंतर्राष्ट्रीय रिस्क स्कोर भारतीय मरीजों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इनकी मदद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज को दोबारा अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं, और बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। इस जांच में मरीज की उम्र, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की स्थिति, दिल की काम करने की क्षमता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को देखा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे बीमारी का खतरा समय रहते पहचान कर बेहतर इलाज किया जा सकता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।